अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं राव कमर रिजवान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, ये कहानी एक ऐसी यतीम लड़की की है जो मजबूरन नौकरी करती है तो ऐसे ऑफिस में जहां बॉस अच्छा तो बहुत था और हर तरह से ख्याल भी रखता था। आखिर माँ बीमार हुई और जब उसका आखिरी वक्त था तो बॉस भी पास था। तो माँ ने कहा, मेरी बेटी अब आपके हवाले, और वो अल्लाह को प्यारी हो गई। अब लड़की को अकेला रहना मुश्किल हो गया। आखिर बॉस से शादी की बात की तो निकाह कर लिया, लेकिन एक दिन पता चला कि उसकी मंगेतर उसके इंतजार में है और बॉस के भाई उसको लेने आए थे कि अब शादी करो। क्या ये लड़की अपने शौहर की दूसरी शादी को रोक पाएगी? क्या होगा उसकी पहली बीवी और दूसरी मंगेतर का, बताएंगे आज की वीडियो में। तो आज की इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की कहानी। अब्बू के बाद अम्मी और मैं अकेले रह गए। सर पर साइबान ना रहा था। ये दुख अपनी जगह, लेकिन घर भी चलाना था। मैं ग्रेजुएट थी, मुलाजमत करना चाहती थी। अम्मी मुलाजमत से रोकती थी। वही घिसी पिटी बात कि ज़माना ख़राब है। अम्मी से मैं कहती, ज़माना ख़राब है ना, मैं तो ख़राब नहीं, आप मुझे सर्विस करने दें। ये जो 4 पैसे अब्बू की जमा पूंजी के रह गए हैं, ये भी 4 दिनों ही में ख़त्म हो जाएंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे? तब भी तो मुझको सर्विस ढूंढनी पड़ेगी, तो अभी क्यों नहीं? बड़े जतन से अम्मा को मनाया और एक सहेली के तवस्सुत से जॉब मिल गई। जहां फारिया नौकरी करती थी, उसने अपने बॉस से मेरी सिफारिश की। खुशकिस्मती से एक आसामी खाली थी जिस पर उन्होंने किसी खातून को ही तैनात करना था। यूं मैं नेमत खान की सेक्रेटरी लग गई, जो खुद भी नए नए इस महकमे में तैनात हुए थे और पेशावर से आए थे। नेमत बहुत संजीदा और कमगू थे। हर एक से इखलाक से मिलते, लेकिन अपने ऑफिस में काम करने वाली लड़कियों से बहुत कम बात करते। ताहम उनसे इज्जत से पेश आते थे। उनकी यही बात मुझको पसंद थी। मैं भी दिल ही दिल में उनकी इज्जत करने लगी थी। नेमत खान बहुत खूबसूरत थे। सुर्ख व सफ़ेद रंगत, दराज कद, नीली आंखें, बावकार शख्सियत। जवानी में हल्की स्याह दाढ़ी उनके चेहरे पर खूब जचती थी। रख रखाव से किसी आला खानदान के चश्मो चराग मालूम होते थे। इस दफ्तर में चूंकि एक तरह से मैं उनकी मुआविन के तौर पर काम कर रही थी, तभी उनके साथ मेरा ज्यादा वास्ता रहता था। उनके साथ काम करते 2 साल गुजर गए। 2 सालों में एक दिन भी उन्होंने कोई ऐसी बात ना की कि जो मुझे बुरी लगी हो। वो मेरा इस कदर ख्याल करते जैसे मैं उनके घर की खवातीन में से हूँ। उनकी बुलंद अखलाकी ने मेरे दिल में उनके लिए मोहब्बत की ऐसी जोत जगा दी जो मुझको अंदर अंदर मोमबत्ती की तरह पिघलाने लगी। नेमत खान की संजीदगी और शराफत के सामने उम्र भर भी इस बात की जुर्रत ना कर सकती थी कि अपने दिल की बात उस पर जाहिर कर सकूं। इसके बावजूद मेरी इबादत में खुद ब खुद ये दुआ शामिल हो गई कि खुदावंद मुझको नेमत खान की शरीके हयात बना दे। उन्हीं दिनों मेरी वालदा सख्त बीमार हो गई और मुझको चंद रोज़ उनकी तीमारदारी की खातिर छुट्टी लेना पड़ी। एक माँ की ज़ात ही इस दुनिया में मेरा वाहिद सहारा थी। उन्होंने मेरी खातिर बेवगी काटी और अब वो शदीद बीमार थी। डॉक्टर ने बता दिया कि थोड़े दिनों की मेहमान है। एक रोज़ उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब थी। मैंने दफ्तर फ़ोन किया और अपने बॉस से छुट्टी मांगी। उन्होंने वालदा की तबीयत के बारे में पूछा तो मैं फूट फूट कर रोने लगी। न जाने कैसे उनसे कह दिया कि नेमत साहब, वालदा तो मेरा साथ छोड़कर जा रही है। अब मैं उनके बगैर कैसे जीऊंगी? मेरा इनके सिवा इस दुनिया में कोई नहीं है। इंसानी हमदर्दी का अव्वलीन तकाजा था कि ऐसे हालात में, जबकि मेरी माँ बिस्तर मर्ग पर थी, अफसर मेरी दिलजोई को आते। मुझे नेमत से इस बात की तवक्को थी कि वो मेहरबान ऑफिसर है, लिहाजा वो आए भी। अम्मी जान से मैं अक्सर नेमत खान की तारीफ़ें किया करती थी। हर रोज़ एक एक बात की तफसील उनको बताती जो नेमत के बारे होती थी। अम्मी जान यूं गायबाना तौर पर मेरे इस अफसर को अच्छी तरह जानती थी। जब नेमत साहब को इल्म हुआ कि हम माँ बेटी को तो एम्बुलेंस करके देने वाला भी कोई नहीं है, तो वो रोज़ शाम को अम्मी की अयादत को आने लगी। एक रोज़ अम्मी ने नेमत साहब से कहा कि बेटा, मेरे बाद मेरी बच्ची का कोई नहीं, मुझको इसकी बहुत फिक्र है। मेरे बाद तुम इसका ख्याल रखना। मुझसे वादा करो कि ख्याल रखोगे। एक मरने वाले की इल्तिजा को उस वक्त तो कोई भी नहीं ठुकरा सकता है।
लिहाजा उन्होंने भी जी कहकर सर को झुका लिया। यूं बातें करते करते नेमत साहब के सामने ही मेरी माँ अल्लाह को प्यारी हो गई। नेमत खान ने जिस तरह मेरी माँ की तजहीज़ व तकफीन में हिस्सा लिया, कोई भी नहीं कह सकता कि अम्मी जान का कोई बेटा नहीं था। अगर अपना बेटा भी होता तो इससे बढ़कर ना करता। अब मेरे ये अफसर साहब अच्छी तरह से मेरे मसाइल से वाकिफ हो चुके थे। मैं अब तन्हा अम्मी जान के बगैर उस घर में अकेली ना रहना चाहती थी। वो मेरे इस मसले से भी वाकिफ थे, परेशान थे क्या करें और कैसे मुझको इस परेशानी से निकालें। वो खुद अपने घर अपने शहर से दूर थे, किराए पर रह रहे थे, वो भी अकेले, गैर शादीशुदा थे, मुझको अपने घर में नहीं रख सकते थे। दूसरा हल ये था कि मैं अपनी किसी रिश्तेदार के घर रहूं या फिर नेमत खान के किसी वाकिफकार के यहाँ जिनकी फैमिली साथ रहती हो, उससे इल्तिजा करें कि वो मेरा अपने घर में रहने का बंदोबस्त कर दें। उन्होंने मुझसे कहा, तुम चाहो तो मैं अपने एक दोस्त से बात करूं जिसकी फैमिली साथ है, तुम उनके साथ रह लो। मैंने कहा, नेमत साहब, मैं आपके सिवा किसी पर एतबार नहीं कर सकती, सिर्फ आप ही को इस दुनिया में अपने लिए काबिल एतबार समझती हूँ, क्योंकि अम्मी जान ने कहा था कि इनके बाद आप मेरा सहारा बनेंगे। नेमत साहब समझ गए कि मैं खुद उनसे शादी की दरख्वास्त कर रही हूँ, क्योंकि मैं जानती थी कि वो शादीशुदा नहीं है। तुम अच्छी लड़की हो और तुम जैसी लड़की को सहारा देना नेकी का काम है, लेकिन मैं मजबूर हूँ। मेरी मंगनी अरसा कबल चचाजाद से हो चुकी है, जो उम्र में मुझसे 15 बरस बड़ी है। वो गांव में बैठी मेरा इंतजार कर रही है। अपनी खानदानी रिवायात की वजह से मैं उसके साथ शादी करने पर मजबूर हूँ। मैं बगैर ठोस वजह के उससे शादी से इनकार नहीं कर सकता। मसलन ये कि उसके किरदार में कमी हो, लेकिन ये भी नहीं है। वो बदचलन नहीं है, बल्कि बाकिरदार और नेक चलन है। मैं बचपन के इस बंधन का पालन करने पर मजबूर हूँ। ये हमारी खानदानी रिवायात हैं। हमारे यहाँ मंगनी भी निकाह के बंधन जैसी होती है। आपकी मंगेतर आपसे 15 बरस बड़ी है, फिर भी उससे शादी करने पर राजी है। क्या ये शादी बेजोड़ नहीं है? वो देहाती औरत है, पढ़ी लिखी भी नहीं है। खुदारा कुछ तो सोचो। आप कहीं मुझसे इनकार करने का तो ऐसी कहानी नहीं बना रहे कि जिस पर यकीन करना मुहाल लग रहा है? हरगिज नहीं। मैं हरफ बहरफ सच कह रहा हूं। मैं वाकई तुमसे शादी नहीं कर सकता। इस तरह साफ इनकार सुनकर मुझको सदमा हुआ और मैं बीमार पड़ गई। दफ्तर भी ना जा सकी। इस पर सितम यह कि मोहल्ले का एक गुंडा मुझको अकेले रहते पाकर मेरे पीछे लग गया। पड़ोसी अच्छे थे, मेरा साथ दे रहे थे, लेकिन कब तक? एक दिन पड़ोसी के हाथ मैंने दफ्तर में छुट्टी की दरख्वास्त भिजवाई। नेमत खान ने इससे मेरा हाल अहवाल दरियाफ्त किया। उसने तमाम अहवाल बता दिया कि किस तरह मैं अकेली कसम पुरसी में हूँ, बीमार हूँ, ऊपर से मोहल्ले का एक बदमाश मुझे हरासा करता है। अकेली देखकर एक बार घर की दीवार भी फलांगने की कोशिश की। वो तो पड़ोसियों ने देख लिया और ऐन वक्त पर उसकी गर्दन दबोच ली। ये तमाम अहवाल सुनकर नेमत साहब वाकई बहुत परेशान हुए, क्योंकि उनके इनकार की वजह से ही मैं बीमार हुई थी। घर पर वो मुझे देखने आए और मेरी हालत के पेश नज़र मुझे अस्पताल दाखिल करा दिया। मेरी हालत देखकर उनके ज़मीर ने उन्हें मजबूर कर दिया कि वो मुझको हकीकी मानों में सहारा दे। उन्होंने ढारस दी, कहा कि तुम अच्छी हो जाओ तो मैं तुमको हकीकी सहारा दूंगा, इसके बाद जो भी होगा हम भुगत लेंगे। उनके दिलासे ने दवा से ज़्यादा काम किया। मैं जल्द सेहतयाब हो गई। तब उन्होंने अपना वादा पूरा किया और मुझसे निकाह करके अपने मकान में ले आए। उन्होंने वाकई सही कहा था, क्योंकि मुझसे शादी के बाद वो गांव नहीं जा रहे थे। घर से कई खत आए, उन्होंने बहाना कर दिया। 2 साल घर न गए। हम खुशगवार अज़दवाजी जिंदगी गुजार रहे थे, लेकिन एक फिक्र थी जो मुसलसल उनको लाहक थी। वो एक सरहदी गांव से ताल्लुक़ रखते थे और अपने गांव यूं ना जाते थे कि वहां उनकी मंगेतर शिजा उनके इंतज़ार में थी। उनकी बरादरी उनकी मुंतज़िर थी कि ये आएँ तो उनकी शादी शिजा से करा दी जाए। इसी डर से ये वालदैन से मिलने कभी गांव नहीं जा रहे थे। उनकी वालदा के ख़त आते तो लिख भेजते कि छुट्टी नहीं मिलती, जो ही छुट्टी मिलेगी आ जाऊंगा। ऐसे बहाने और कब तक चलते? वो ये भी ना चाहते थे कि उनके घर पर मेरे और उनके निकाह का राज खुल जाए। कहते थे कि राज खुल गया तो उनके रिश्तेदार ही उनकी जान के दुश्मन बन जाएंगे, क्योंकि हम कबायली जो कौल देते हैं उसको पूरा करते हैं, इससे फिरते नहीं। नेमत ने बताया कि मेरे वालिद ने मेरे चचा को कौल दिया था कि वो शिजा को अपनी बहू बनाएंगे तो मुझको अपनी मंगेतर से शादी करना ही पड़ेगी।
चाहे वो बूढ़ी हो चुकी हो। अब वो किसी और की बीवी नहीं बन सकती। ये हमारा रिवाज है। एक दिन मैं पड़ोसन की बच्ची की सालगिरह की तकरीब से लौटी तो देखा कि नेमत खान के कुछ रिश्तेदार वो उनसे इसरार कर रहे थे कि हमारे साथ गांव चलो। उन्होंने नेमत को इस कदर मजबूर किया कि उन्हें रखते सफर बांधना ही पड़ा, लेकिन वो मुझको साथ ना ले जाना चाहते थे, जबकि मैं उनको तन्हा गांव जाने देना ना चाहती थी। मेरा ख्याल था कि अगर मैं उनके हमरा होंगी तो वो लोग भी अपना फैसला बदलने पर मजबूर हो जाएंगे और नेमत खान को दूसरी शादी पर मजबूर ना करेंगे। मैं भी मिन्नत समाजत करके उनको रोक लूंगी कि वो मेरे शौहर की दूसरी शादी करके हमारी पुरमुसरत जिंदगी को बर्बाद ना करें। जबकि नेमत खान आखिरी वक्त तक मना करते रहे कि तुम मत चलो वरना वहां हालात और ज्यादा खराब हो जाएंगे। मुझको वहां ले जाकर गांव में पाबंद करने की ये एक चाल ना बन जाए। जो लोग उनको ले जा रहे थे उनमें 2 नेमत खान के अपने सगे भाई और तीसरा शख्स उसकी मंगेतर का भाई था। जब मैं किसी तौर ना मानी तो नेमत ने कहा, अच्छा जैसी तुम्हारी मर्जी, मगर समझ लो कि हमारे रिवाज बहुत सख्त हैं। ये लोग मेरी शादी मेरी मंगेतर से जरूर करेंगे, खा तुम वहां मौजूद हो या ना हो। ये लोग इस बात की परवाह ना करेंगे। वाकई ऐसा हुआ। गांव पहुंचते ही मेरे सरदाज के रिश्तेदारों ने ऐलान कर दिया कि फलां दिन नेमत खान की शादी है और उन्होंने बगैर मेरी परवाह किए शादियाने बजाने शुरू कर दिए। मैं हैरान थी, ये कैसे लोग हैं। मैं नेमत खान की मनकूहा जिंदा सलामत उनके घर में बैठी थी और ये मुझ पर सौकन डालने से नहीं हिचकिचा रहे थे। ये औरत बैठी है तो बैठी रहे, ये अपनी मर्जी से आई है। वो जो नेमत खान की मंगेतर बचपन से बैठी उसके इंतजार में बूढ़ी हो रही है, हक तो उसका है, ये निकाह तो जरूर होगा। फिर नेमत खान की मर्जी को वो अपनी मनकूहा को साथ लेकर जाए या यहीं छोड़ जाए, इस पर किसी को एतराज ना होगा। मैंने मारे तजस्सुस के नेमत खान की चची के कमरे में उसकी मंगेतर को देखा, जिसका नाम वो शिजा ले रहे थे। वो 45 से ऊपर की एक बूढ़ी मोटी लेकिन गोरी चिट्टी नीली आंखों वाली औरत थी। वो किसी सूरत नेमत खान के जोड़ की ना थी। नेमत का कोई कसूर ना था। वो तो उस लड़की से बिल्कुल भी शादी नहीं करना चाहता था, मगर मारे बांधे से ना जाने क्यों ये सब कुछ हो रहा था, और वो भी इस तरक्की याफ्ता सदी में। अब तक तो मैं यही समझ रही थी कि नेमत ऐन वक्त पर कोई ठोस कदम उठाएंगे और ये शादी ना होगी, मगर ये मेरी खाम ख्याली थी। कुछ मौजज़ा ना हुआ और मामूल के से अंदाज में शादी हो रही थी। मुझे मौका मिला तो मैंने नेमत से रोकर शिकवा किया कि ये क्या करने जा रहे हो, तुम तो औरतों से ज्यादा बुज़दिल और बेबस निकले हो। चुपचाप तमाशा बन रहे हो और तमाशा देख रहे हो। तुम्हारे पढ़े लिखे होने या अफसर होने का क्या फायदा हुआ। मैं जान दे दूंगी मगर ये ना होने दूंगी। ये भी करके देख लो, उसने कहा। इन पर किसी बात का कोई असर ना होगा। ये लोग अटल फैसले करते हैं और जो सही समझते हैं कर गुजरते हैं, चाहे किसी की जान जाए या वो पागल हो जाए, इनको परवाह नहीं। शुक्र करो कि उन्होंने तुमको अपने घर में इज्जत से बिठाया हुआ है, निकाल बाहर नहीं किया और ना ही मुझको तुमको तलाक देने का कहा। तो क्या ये बड़ी आफियत की बात नहीं है तुम्हारे लिए। उसने मजीद मुझे समझाया कि मेरी मंगेतर के 4 भाई हैं। अगर मैंने शादी से इनकार किया तो इनकी बंदूकों की नालियां मेरे सीने पर होंगी। वो नस्ल दर नस्ल हमारे दुश्मन हो जाएंगे। एक मेरी जान लेकर ही किस्सा खत्म नहीं होगा। हमारे बड़े छोटे बच्चे सभी इस खूनखार मार्के की लपेट में आ जाएंगे। तुम हमारे कबीले की रिवायत को नहीं समझ सकती। मैंने कहा, हम भाग निकलते हैं। ये भागने वालों को पीठ दिखाने वाले कहते हैं। ये उनकी इज्जत नहीं करते। मैं जिंदगी भर फिर ना गांव आ सकूंगा और ना अपनों से नाता रख सकूंगा। हमारी गुफ्तगू मेरे बड़े जेठ ने सुनी और उसने जाकर नेमत के सालों से बात की। उन्होंने कहा कि इनको भागने की जरूरत नहीं है। शादी करने के बाद हमारी तरफ से इजाजत होगी कि नेमत खान वापस अपनी शहरी बीवी के साथ चला जाए। अगर हमारी बहन को नहीं ले जाना चाहेगा तो हम इसको मजबूर नहीं करेंगे। मर्द कई शादियां करते हैं, ये कोई जुर्म की बात नहीं है, लेकिन उसने अगर हमारी बहन से निकाह ना किया तो ये जुर्म तस्वुर होगा और हम इसका बदला जरूर लेंगे। कोई चारा ना देखकर मुझको सब्र का घूंट पीना पड़ा। मेरी आंखों के सामने नेमत खान दुल्हा बना। उजला अरूसी में गया, धूमधाम से शादी हो गई। 3 दिन मैं सिसकती रही। सास ने मुझे दिलासा दिया, मुझे अपने पास अपने कमरे में सुलाया। चौथे दिन हमने तैयारी बांध ली और शहर को रवाना हुए। नेमत की नई दुल्हन उसके साथ नहीं थी।
मुझे और नेमत को मेरी सौकन के भाइयों और मेरे देवरों ने रुखसत किया। वो काफी आगे तक गाड़ियों में हमारे साथ आए और अलविदा कहा। तब नेमत खान ने कहा कि देखो, मैंने कहा था कि साथ मत चलो। ये सब हंगामा भुगत कर मैं वापस तुम्हारे पास आ ही जाता। तुमने मेरी ना सुनी तो सब सहना ही था। अगर तुमने कोई तमाशा खड़ा किया होता तो तुम्हारे और मेरे दोनों के हक में बुरा होता। शायद फिर मुझको तुम्हें मजबूरन तलाक देनी पड़ जाती। ये अच्छा हुआ कि उन्होंने शिजा को मेरे साथ करने की जिद नहीं की। दरअसल ये गांव के लोग बहू बेटियों को शहरों में अकेले बैठने को बुरा जानते हैं, लेकिन मुझे अब शिजा को खर्चा भी देना होगा और हर माह 1-2 दिन के लिए गांव भी जाना होगा। बोलो, क्या ये तुमको मंजूर है? मंजूर है, मैंने कहा, क्योंकि नेमत खान मेरा साहिबान था और मैं किसी हालत में भी उनको खोना नहीं चाहती थी। शिजा को औलाद ना हुई, अल्लाह ने मुझे औलाद से नवाज दिया तो मेरे ससुराल वालों ने मुझे कबूल कर लिया। दोस्तों, वैसे तो औरत ही औरत की दुश्मन होती है, लेकिन ऐसा हर जगह नहीं होता। नेमत खान ने खानदानी रिवायात से मजबूर होकर दूसरा निकाह किया, लेकिन इंसाफ भी किया। पहली बीवी का वो मुकम्मल सहारा था, लेकिन दूसरी को भी टाइम देता था और खर्चा भी देता था। अगर तमाम मर्द दूसरी शादी के शौक को पूरा करना चाहें तो उनके हकूक का भी ख्याल रखें और लड़कियों को भी बिला वजह रोकना नहीं चाहिए। लेकिन दूसरी शादी अगर किसी बेवा, तलाक याफ्ता या किसी गरीब को सहारा देने की खातिर की जाए बिना उसकी खूबसूरती को देखे तब। तो कैसी लगी दोस्तों आज की कहानी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।